हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात किया था शंट जनरेटर की। उससे पहले हमने बात किया था ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की। अभी हम लोग बात करने वाले ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक सीरीज़ जनरेटर की। सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग चारों कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, फिर उसके बाद एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यहाँ पर ये जो सीरीज़ जनरेटर होता है, इसका जो एप्लीकेशन होता है वो हम लोग एज अ वोल्टेज बूस्टर यूज़ करते हैं इन HVDC सिस्टम। DC सिस्टम में जो सीरीज़ जनरेटर है उसको हम लोग एज अ वोल्टेज बूस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर होता है उसकी जो इक्विवेलेंट सर्किट होती है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलती है। कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है आर्मेचर, और यहाँ पर ये आर्मेचर का रेसिस्टेंस जिसको हमने शो किया R सबस्क्रिप्ट में A से। और यहाँ पर ये जो आर्मेचर है इसके थ्रू जो आर्मेचर करंट होगा वो आउटवर्ड होगा IA, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो जनरेटर है, यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जनरेटर। अगर हम लोग मोटर कंसिडर करते हैं तो जो IA करंट है वो इन्वर्ट होता। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, वो सीरीज़ में कनेक्टेड होगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारा जो जनरेटर है वो कौन सा जनरेटर है, सीरीज़ जनरेटर है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये लाइन करंट, यहाँ पर ये IA करंट और यहाँ पर ये जो लाइन करंट है, दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। सीरीज़ जनरेटर के केस में जो फील्ड करंट होता है, आर्मेचर करंट होता है और जो लाइन करंट होता है, तीनों का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो सीरीज़ जनरेटर होता है कौन से रीजन में ऑपरेट होता है, जो सीरीज़ जनरेटर होता है लीनियर रीजन में ऑपरेट होता है। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की अगर हम लोग नो लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस जनरेटर कैन नॉट बी प्लॉटेड बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ लोड फील्ड वाइंडिंग डू नॉट कैरी करंट। इन ऑर्डर टू ड्रॉ नो लोड कैरेक्टरिस्टिक मशीन शुड बी रन एज सेपरेटली एक्साइटेड मशीन। तो यहाँ से आपने क्या समझा, जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की, उसको हम लोग प्लॉट नहीं करते, उसको हम लोग प्लॉट नहीं कर पाते। क्यों नहीं प्लॉट कर पाते? क्योंकि लोड ना रहने पर जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो करंट को कैरी नहीं करती। अगर फील्ड वाइंडिंग करंट को कैरी कर रही होती तो ऐसे केस में हम लोग बना सकते थे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की। मगर इसके बाद भी अगर हमें सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो ये जो सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर है इसे हमें चलाना होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की तरह। तब जाके जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक होगी सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की, उसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे। सिमिलरली अब बात कर लेते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, लोड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। लोड कैरेक्टरिस्टिक of this generator cannot be drawn because field current is equal to armature current. Similarly, to draw load characteristic, machine should run as a separately excited machine. तो जो लोड कैरेक्टरिस्टिक होती है सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की, उसको हम लोग नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते? क्योंकि जो फील्ड करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, आर्मेचर करंट के बराबर में होता है। मगर इसके बाद भी अगर हमें लोड कैरेक्टरिस्टिक बनाना है सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर की, तो ऐसे केस में जो सीरीज़ एक्साइटेड जनरेटर है इसे हमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के तौर पर चलाना होगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, अब तक के हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, जैसे कि इससे पहले हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो जितनी भी हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा है सभी में जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि हमने पढ़ा था पहले ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो उसमें जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर हमने पढ़ा ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर, तो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शंट जनरेटर में भी जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ जनरेटर की, हम लोग ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। यहाँ पर ये जो वाई एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें क्या इंडिकेट करती है, जो एक्स एक्सिस होती है वो हमें इंडिकेट करती है लोड करंट, जिसको हमने शो किया आई सबस्क्रिप्ट में L से। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ग्राफ होती है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें तीन कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे रही है। C1 कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर ये कर्सर की टिप C2 कैरेक्टरिस्टिक, और यहाँ पर ये जो इस कैरेक्टरिस्टिक हमें जो दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली नो लोड कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना, यहाँ पर ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। और यहाँ पर ये जो C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। C1 जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, और यहाँ पर ये जो C2 जो कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया ये है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें,
यहाँ पर ये जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है और यहाँ पर ये जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया है, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमें इंडिकेट करता है ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। और यहाँ पर ये जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमने शो किया C1 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, IA RA ड्रॉप प्लस RAC ड्रॉप। मतलब जो सीरीज़ वाइंडिंग की वजह से ड्रॉप जो बनता है वो, और ड्रॉप ड्यू टू IA RA। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, गैप बिटवीन नो लोड कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिकेटिंग AR ड्रॉप, मतलब आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये नो लोड कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम लोग देखें, गैप बिटवीन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक इज इंडिकेटिंग IA RA ड्रॉप और ड्रॉप ड्यू टू सीरीज़ वाइंडिंग। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसीडर किया है और यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक हमने जो कंसीडर किया है, दोनों के बीच का जो गैप है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, IA RA ड्रॉप और सीरीज़ वाइंडिंग का ड्रॉप। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, गैप बिटवीन इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक रिमेन हाई इन केस ऑफ सीरीज़ जनरेटर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सीरीज़ जनरेटर के केस में, आप इसको नोट डाउन कर लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर ये जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये जो हमने जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया है, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सीरीज़ जनरेटर। यहाँ पर ये हमने जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो बनाया है C2 कैरेक्टरिस्टिक और यहाँ पर ये जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक हमने जो बनाया है C1 कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सीरीज़ जनरेटर। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, दोनों के बीच का जो गैप होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है इन केस ऑफ सीरीज़ जनरेटर, राइट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट वाइल टेकिंग वोल्टेज ड्रॉप इन सीरीज़ जनरेटर वी नीड टू कंसिडर फील्ड वाइंडिंग रेसिस्टेंस एज वेल। सीरीज जनरेटर में वोल्टेज ड्रॉप लेने के टाइम जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेसिस्टेंस है वो भी हमें एज्यूम करना होता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट दैट सीरीज जनरेटर कैन नॉट बी स्टार्टेड एट नो लोड बिकॉज फील्ड करंट इज जीरो एट नो लोड कंडीशन एंड नो वोल्टेज बिल्डअप विल अकर, देयरफॉर सीरीज जनरेटर इज स्टार्ट एट लोडेड कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन करना। जो सीरीज़ जनरेटर होता है उसको हम लोग स्टार्ट नहीं करते नो लोड पर, क्योंकि अगर हम लोग देखें नो लोड पर जो फील्ड का जो करंट होता है वो कैसा होता है, वो ज़ीरो होता है, जिसके वजह से कोई वोल्टेज बिल्डअप नहीं होता। तो ये रीज़न की वजह से जो सीरीज जनरेटर होता है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जनरेटर की वर्किंग के लिए जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनरेटर को चलाने के लिए। तो यही रीज़न की वजह से जो जनरेटर होता है सीरीज़ जनरेटर, उसको हम लोग लोडेड कंडीशन पर चलाते हैं, नो लोड कंडीशन पर नहीं चलाते। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो सीरीज़ जनरेटर होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं लोडेड कंडीशन पर, और जो शंट जनरेटर होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं नो लोड कंडीशन पर। शंट जनरेटर को हम लोग नो लोड कंडीशन पर स्टार्ट कर सकते हैं, मगर जो सीरीज़ जनरेटर है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे लोडेड कंडीशन पर। सीरीज़ जनरेटर को हम लोग लोडेड कंडीशन पर क्यों स्टार्ट करते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि अगर हम लोग देखें, इसका अगर हम लोग इन्वर्स कंसिडर करें, सीरीज जनरेटर को अगर हम लोग नो लोड कंडीशन पर अगर स्टार्ट करेंगे तो ऐसे केस में जो फील्ड वाइंडिंग का जो करंट होगा वो ज़ीरो होगा, फील्ड वाइंडिंग करंट ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से कोई वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं बनेगा, जिसकी वजह से जनरेटर ऑपरेट नहीं होगा। तो यही रीज़न की वजह से जो सीरीज जनरेटर होता है उसको हम लोग चलाते हैं लोडेड कंडीशन पर, और जो शंट जनरेटर होता है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं नो लोड कंडीशन पर। सीरीज जनरेटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं लोडेड कंडीशन पर, और जो शंट जनरेटर होता है उसको हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं नो लोड कंडीशन पर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ जनरेटर आपका नो लोड पर नहीं चलेगा, और सिमिलरली जो सीरीज़ मोटर है वो भी आप नो लोड पर नहीं चलाओगे। सीरीज़ जनरेटर और सीरीज़ मोटर दोनों को आपको ऑन लोड स्टार्ट करना होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से हमने ये तो देखा कि जो सीरीज़ जनरेटर होता है उसको हम लोग ऑन लोड क्यों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऑन लोड स्टार्ट अगर नहीं करेंगे, लोड लगा के स्टार्ट नहीं करेंगे, तो होगा क्या, जो फील्ड करंट होगा वो ज़ीरो होगा, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस नहीं हो पाएगा। मगर अगर हम लोग सीरीज़ जनरेटर को लोड लगा के स्टार्ट करते हैं तो जो फील्ड करंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, फील्ड करंट नॉन ज़ीरो होने की वजह से वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा और आपका जो जनरेटर है वो ऑपरेट करेगा। सिमिलरली अगर आप मोटर कंसिडर करो, सीरीज़ मोटर, जो सीरीज़ मोटर है उसको हम लोग नो लोड पर चालू नहीं करते। क्यों नहीं चालू करते, क्योंकि अगर सीरीज़ मोटर को आप अगर नो लोड पर चालू करो तो जो सीरीज़ मोटर है उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो डेंजरसली हाई होगा, जो कि आपकी मोटर को मैकेनिकली डैमेज कर सकता है। तो ये रीज़न की वजह से जो सीरीज़ मोटर होता है, सीरीज़ मोटर, उसको हम लोग लोड लगा के स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक में बात करेंगे। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग कम्प्लीटली बनाएं तो जो कम्प्लीट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कंप्लीट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाई एक्सिस टर्मिनल वोल्टेज और जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है लोड करंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इतना जो गैप होता है वो हमें क्या इंडिकेट करता है, रेसिडुअल वोल्टेज या फिर आप बोल सकते हो रेसिडुअल ईएमएफ, और इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिडुअल फ्लक्स। इतना जो रीजन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल रीजन ऑफ ऑपरेशन, जहाँ पर आपका जनरेटर काम करता है। और यहाँ से ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि आपको कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट करंट रीजन। और ये ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। अब ये कांस्टेंट करंट रीजन क्या होता है, अगर हम लोग देखें कांस्टेंट करंट रीजन में जो वोल्टेज होता है वो रैपिडली फॉल होने लगता है अगर आपके करंट में अगर नेग्लिजिबल चेंज हो रहा हो उसके बाद भी। तो कांस्टेंट करंट रीजन में जो वोल्टेज होता है वो रैपिडली गिरने लगता है अगर आपके करंट में, अगर मशीन के करंट में अगर नेग्लिजिबल चेंज हो रहा हो उसके बावजूद। यहाँ पर अगर हम लोग देखें सीरीज़ जनरेटर के केस में जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है आर्मेचर में वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के साथ। ईएमएफ को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो वोल्टेज होगा इंक्रीज़ होगा, करंट को डिक्रीज़ करेंगे तो जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करेगा। यही रीज़न के वजह से जो सीरीज़ जनरेटर होता है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक के लीनियर रीजन में ऑपरेट करते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न सीरीज़ जनरेटर ऑपरेट इन लीनियर रीजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। सीरीज़ जनरेटर से यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया था सीरीज़ जनरेटर के केस में जो फील्ड करंट, आर्मेचर करंट और जो लाइन करंट होते हैं वो बराबर में होते हैं तीनों। तो जो फील्ड करंट होता है वो किसके बराबर में होता है, लाइन करंट के बराबर में होता है। अगर हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो लाइन करंट होगा वो इंक्रीज़ होगा। लाइन करंट इंक्रीज़ होने की वजह से जनरेटर का जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ होगा। और एक बात, जब हम लोग फील्ड करंट को इंक्रीज़ करते हैं तो जो फील्ड की जो फ्लक्स होती है वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट तक। एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आप फील्ड करंट को इंक्रीज़ करोगे तो जो फील्ड की जो फ्लक्स होगी वो इंक्रीज़ नहीं करेगी, और इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स सैचुरेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट फील्ड फ्लक्स विल गेट सैचुरेट, और अगर हम लोग और एंड वोल्टेज विल नॉट इंक्रीज़, जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ नहीं करेगा। अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, जनरेटर के केस में जो आउटपुट वोल्टेज होता है किसके ऊपर, जो आउटपुट वोल्टेज होता है फील्ड की फ्लक्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप फील्ड की फ्लक्स को इंक्रीज़ कर रहे हो ना तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी इंक्रीज़ होगा। फील्ड की फ्लक्स का मैग्नीट्यूड अगर कम है तो ऐसे केस में जो आउटपुट वोल्टेज होगा जनरेटर का वो भी कम होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया फील्ड करंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो फील्ड फ्लक्स होगी वो इंक्रीज़ होगी, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद अगर आप फील्ड करंट को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो फील्ड फ्लक्स है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स सैचुरेशन। और फील्ड फ्लक्स इंक्रीज़ नहीं होगी जिसके वजह से जो वोल्टेज होगा वो भी इंक्रीज़ नहीं होगा। मगर अगर लोड को बढ़ा रहे हो और लोड करंट अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो ऐसे केस में जो जनरेटर होगा उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा आर्मेचर रिएक्शन के वजह से और ओमिक लॉस के वजह से। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे कि हमने डिस्कस किया बट आफ्टर अ पर्टिकुलर लिमिट फील्ड फ्लक्स गेट्स सैचुरेट, जैसे कि हमने डिस्कस किया फील्ड करंट को हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो फील्ड फ्लक्स होगी वो इंक्रीज़ करेगी, मगर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद फील्ड करंट को आप इंक्रीज़ करो तो जो फील्ड फ्लक्स होगी वो इंक्रीज़ नहीं होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्स सैचुरेशन। तो एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो फ्लक्स होगी वो क्या हो जाएंगी, फील्ड की जो फ्लक्स होगी वो क्या हो जाएंगी, सैचुरेट हो जाएंगी, और जो वोल्टेज होगा जनरेटर का वो इंक्रीज़ नहीं होगा। और अगर आप लोड को बढ़ा के लोड करंट को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो टर्मिनल वोल्टेज होगा जनरेटर का वो डिक्रीज़ करेगा ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन एंड ओमिक लॉस। तो यहाँ पर हमने बात किया सीरीज़ जनरेटर के बारे में, इसी को ही हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। सीरीज़ जनरेटर में आप ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से नोट डाउन करना। सीरीज़ जनरेटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं लोडेड कंडीशन पर, शंट जनरेटर को हम लोग नो लोड कंडीशन पर स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो हमने जो पॉइंट जो लिखा है आप इसको नोट डाउन करना, राइट। तो इस यही होती है बेसिकली एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक सीरीज़ जनरेटर की। आगे हम लोग बात करेंगे कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में।